व्याकरण का पहला पाठ हम पढ़ चुके हैं और उसमें आपको भाषा की विशेषता, भाषा के बिना हम एक दूसरे के साथ अपने मन के भावों को भी व्यक्त नहीं कर पाएंगे। उसके आधार पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिए गए हैं जो बहुविकल्पीय हैं और वो आज की परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। पहले हम उसको याद करते थे पूरे सेंटेंस में वाक्य पूरा करो, लेकिन अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार आपके क्वेश्चन पेपर में भी परिवर्तन है, इसलिए आपको अभ्यास के लिए प्रश्न दिए गए हैं। भाषा व्यवस्था होती है डैश किसकी? ऑप्शंस हैं ध्वनि प्रतीकों की, ध्वनि समूह की, ध्वनि उच्चारण की या ध्वनि नियमों की। सेकंड क्वेश्चन, आंसर आप बताएंगे मुझे। सेकंड क्वेश्चन, भाषा की लघुत्तम, लघुत्तम यानी सबसे छोटी इकाई, भाषा की लघुत्तम सार्थक, सार्थक सा जोड़ अर्थ, अर्थ वाले शब्द की इकाई है वर्ण, अक्षर, शब्द या वाक्य? कौन सा करेक्ट है? वर्ण। सही उत्तर क्या है? वर्ण। चलिए एक मैं आपकी सहायता कर देती हूँ, नेक्स्ट आप बोलोगे। मुख से निकली ध्वनियाँ कैसे शब्दों का निर्माण करती हैं? मुख से निकली ध्वनियाँ माने जो आवाज़ हम उच्चारण करते हैं, उच्चरित होती है जो ध्वनि, वो कैसे शब्दों का निर्माण करती है? ऑब्वियसली आप लोग जानते होंगे कि अर्थ होना चाहिए उसका। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वो निरर्थक होते हैं या अनर्थ होते हैं। यहाँ अर्थ के बारे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन में है अपूर्ण यानी अधूरी, अस्पष्ट जो आवाज़ पूरी स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, अर्थपूर्ण मीनिंग के साथ जिसका अर्थ निकले, या अनर्थपूर्ण। कौन सा सही है? यस, कौन सा उत्तर सही है? अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करती है। मौखिक भाषा के माध्यम से भावों एवं विचारों को प्रकट किया जाता है। मौखिक भाषा यानी हम जब बोलकर, जब अक्षरों का निर्माण या ध्वनियों का या वर्णों का हमें जानकारी नहीं थी, तो हम कैसे करके अपने विचारों को प्रकट करते थे? बोलकर। कैसे करते थे? बोलकर। तो यहाँ ऑप्शन है पढ़कर, बोलकर, लिखकर, चौथा है संकेत द्वारा। तो ये पता होगा मौखिक ध्वनि यानी आपने कोई नाटक देखा या कोई कहानी सुनी और अपने मित्र को आप फ़ोन के ऊपर बता रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आप? लिख रहे हैं? नहीं, हम बोलकर बता रहे हैं। हिंदी भाषा का जन्म डैश से हुआ है, किस से हुआ है? हिंदी भाषा का जन्म डैश से हुआ है। ऑप्शंस में है संस्कृत, पंजाबी, रोमन, संथाली। किससे हुआ है? संस्कृत। सबको पता है संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है और भाषा विज्ञों ने बैठकर सारा समाधान निकाला और इसको संस्कृत से हिंदी में प्रयोग किया। भाषा का डैश रूप बोली कहलाता है। भाषा का डैश रूप बोली कहलाता। हम किसी विशेष अंचल में जगह में रहते हैं, अंचल में रहते हैं, वहाँ जैसे अभी हम सुंदरगढ़ में रह रहे हैं, तो हमारी भाषा क्या होनी चाहिए? सुंदरगढ़िया होनी चाहिए। यहाँ पर जो पुराने प्राचीन आदिवासी लोग हैं वो संथाली बोलते हैं, वो राम जाति के हैं, उनकी अपनी भाषा है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? भाषा का डैश रूप बोली कहलाता, अर्थात जिस जगह पे हम रह रहे हैं, जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं, उस छोटी सी जगह पर जब हम कोई भाषा को बोलते हैं तो वो वहाँ का क्षेत्रीय रूप कहलाता है। हम इस क्षेत्र में रहते हैं तो यहाँ की भाषा उड़िया जरूर है। सुंदरगढ़ी भाषा में जो भी ऑफिस का काम होता है, दफ्तर का कामकाज होता है, वो यहाँ की क्षेत्रीय भाषा में होता है, जिस विशेष अंचल की भाषा। ठीक, नेक्स्ट हिंदी वर्णमाला में। अब इसके बाद हम जब ओरल बोल लिए, सुन लिए, सब कुछ हो गया, उसके 6000 वर्ष बाद अक्षर की खोज होती है। अक्षर के साथ वर्ण आते हैं। वर्ण यानी इंग्लिश में जैसे आप ABC पढ़ते हैं, ऐसे ही हम क ख ग पढ़ते हैं। इसके हिंदी को 2 भागों में बांटा हुआ है, स्वर और व्यंजन। तो यहाँ पहला ये क्वेश्चन है 7वां, हिंदी वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर हैं? स्वर किसे कहते हैं?
जिसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। तो वो संख्या में कितने हैं? 10, 11, 12 या 13? सबको आना चाहिए ये प्रश्न। छोटी क्लासों से आप लोग क ख ग पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो कौन सा करेक्ट है? 10, 11, 12 या 13? भाषा के कितने अंग हैं? कितने अंग हैं? 2, 3, 4, 5। लिखित और मौखिक 2 अंग हैं। भाषा शब्द डैश धातु से बना है। कौन सी धातु से? भाष, वास, बास और भाषा। भाष से। यदि भाषा ना होती तो क्या होता? डैश में है, हम गूंगे होते, इशारों से सब बातें करते, विचारों का सही आदान प्रदान नहीं होता। आदान प्रदान माने ना हम बोल सकते, ना उनसे हम सुन सकते। और चौथा है, मनुष्य उन्नति नहीं कर पाता। आप बताइए कि यदि भाषा ना होती तो हम आज किस तरह का जीवन जीते? इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है? का अर्थ है। भाषा यानी व्याकरण की पुस्तक में पहले ही पाठ में भाषा शब्द का वर्णन और उसकी परिभाषा बहुत अच्छे शब्दों में बताई गई है। तो भाष धातु का अर्थ है क्या है? बोलना, सुनना, देखना या करना। भाष यानी बोलना है। भाषा के डैश कौशल है। भाषा को हम कितने तरह से भागों में बांट सकते हैं? 4। सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। भाषा का अल्प विकसित रूप क्या है? अल्प विकसित यानी थोड़ा सा विकास किए हुए, उसमें ना ही ग्रामर सही ढंग से होगी, देशी भाषा की शब्दों का प्रयोग किया होगा। तो जो भाषा का अल्प विकसित रूप है उसे बोली कहते हैं। विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा, छोटे से अंचल में बोली जाने वाली भाषा। जयपुरी, मेवाती, हमने हिंदी के भी 5 भागों में बांटा है। जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी, मालवी आदि बोलियां कहाँ बोली जाती हैं? हर एक क्षेत्र की अलग अलग बोली होती है, जो हमारी पुस्तक में भी हमने पढ़ा है। तो ये जो बोलियां हैं, जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी, मालवी आदि बोलियां कहाँ बोली जाती हैं? राजस्थान, ख है उत्तर प्रदेश, ग है मध्य प्रदेश और घ है उत्तर प्रदेश। यह है राजस्थान में बोली जाती हैं। उच्चरित ध्वनियों को लिखने की विधि को डैश कहते हैं। जो हम उच्चरित माने जो उच्चारण करते हैं। सपोज मैं आपको डिक्टेशन दे रही हूँ और आप अपनी पुस्तक में उस आंसर को लिख रहे हैं, जो मैं बोल रही हूँ आप लिख रहे हैं, तो वो हुआ उच्चरित ध्वनियाँ को जब हम लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको लिपि कहते हैं। क्योंकि लिपि जब लिखते हैं तो विशेष वर्णों के साथ उसकी मात्राएं भी होती हैं और उसका सही हमें लिखना होता है। कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के क्षेत्रीय वर्ग में आती है? कौन सी बोली पूर्वी क्षेत्र में? पूर्वी क्षेत्र यानी भारत के पूर्वी भाग में। यह हरियाणवी, मगही, छत्तीसगढ़ी या जयपुरी? आंसर है छत्तीसगढ़ी। संस्कृत भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? रोमन, फारसी, देवनागरी या गुरुमुखी? देवनागरी। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, जब हम बोलते हैं तो उसके अनुसार हमने वर्णों का वर्गीकरण किया है। कुछ वर्ण ऐसे हैं जिसका उच्चारण करते समय कम समय लगता है और कुछ हैं जिनमें उच्चारण करते समय 2 गुना समय लगता है और एक किसी का 3 गुना। तो उनके उच्चारण के अनुसार उनका वर्गीकरण, उनका नाम रखा गया है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं, हर्ष स्वर कहते हैं, प्लुस स्वर कहते हैं या आगत ध्वनि कहते हैं। जिन शब्दों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हम हर्ष स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या डैश है? 20, 30, 35 या 39? आ, ओ, डॉक्टर, कॉलेज, नॉलेज के ऊपर देखिए आगत ध्वनि, ये आगमन हुआ है इसका, अ ध्वनि का आगमन हुआ है। ये अंग्रेजी के शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो अब इसका ऑप्शंस हैं आपके पास, फारसी भाषा से आई है, अंग्रेजी भाषा से आई है, गुरुमुखी भाषा से आई है या हिंदी भाषा से आई है। मैंने आपको पहले ही बताया कि अ ध्वनि का आगमन हमारी भाषा में अंग्रेजी की भाषा से हुआ है। उसका उदाहरण है डॉक्टर। जब हम लिखते हैं तो डॉ के ऊपर आगत ध्वनि अ का उच्चारण हम करते हैं और उसको लिखते हैं।
वह नीचे दिए गए किस वर्ग के सभी स्वर दीर्घ हैं। दीर्घ यानी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय 2 गुना समय लगता है। हर स्वर में 1 गुना और दीर्घ में 2 गुना समय लगता है। तो यहाँ 4 वर्ग में 4 वर्ण लिखे गए हैं। ए, औ, ई, औ। ख में है उ, आ, ई, उ। यहाँ देखिए ए, औ, आ, ई और घ में है उ, ए, औ और री। इसमें सही कौन सा है? कौन सा वर्ग सही है? ये वाला घ वर्ग सही है। 22वां, इनमें से कौन सा स्वर्ग दीर्घ नहीं है? दीर्घ यानी जिसके उच्चारण में ज़्यादा समय नहीं लग रहा। री, आ, ए, औ। ये है री, करेक्ट आंसर है री। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं? उच्चारण के अनुसार यहाँ पे 2, 3, 4 या 5 कितने भेद हैं बताएंगे? 3, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और 3 भेद हैं, याद करके लिखिएगा। 2 बताए हैं। इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है? अंतस्थ माने जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे दांतों के बीच, इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है? य, र, व और ह। कौन सा करेक्ट आंसर है बताइए?